गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने हमारी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो किस तरीके से डिक्लाइन हुई और उसके साथ साथ कैसे जो हैंड वूवन जो क्लोथ्स है, हाथ से जो क्लोथ्स बनाए जाते हैं, उनमें कौन कौन सी प्रोसेस है और कैसे इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिक्लाइन हुई, इनके बारे में जाना। ओके, अब इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन ऑन इंडियन वीवर्स। जब ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, वहां पे फैक्ट्री मिल्स स्टैब्लिश हुई, वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तब इंडियन वीवर्स यानी कि जो इंडियन वीवर जो इंडिया के जो कपड़े बनाते थे, जो टेक्सटाइल से रिलेटेड जो वीवर्स थे, उनका क्या हुआ, मीन्स उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। और नाउ फर्स्ट क्या हुआ, यूरोपियन कंपनी स्टॉप्ड बाइंग इंडियन टेक्सटाइल एंड देयर एजेंट्स रिफ्यूज टू गिव एडवांस पेमेंट टू द वीवर्स। सबसे पहले यूरोपियन जितनी भी कंपनियां थी, यूरोपियन कंपनीज, उन्होंने इंडियन टेक्सटाइल्स को खरीदना बंद कर दिया। एज अ रिजल्ट जो भी एजेंट्स होते थे जो कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कराते थे या ऑर्डर देते थे, उन्होंने एडवांस देना बंद कर दिया वीवर्स को। जब एडवांस नहीं मिलेगा तो वीवर्स अपना जो आगे प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएंगे, तो ये पहला इम्पैक्ट पड़ा। सेकेंड, थाउजेंड्स ऑफ स्किल्ड वीवर्स स्पेशली इन बंगाल वर रेंडर्ड जॉबलेस। और बहुत सारे ऐसे इंडियन वीवर्स थे जिनके पास अब काम नहीं था, उनको बिल्कुल भी किसी भी टाइप का काम नहीं मिल रहा था इन टर्म्स ऑफ वीविंग क्लोथ्स। और उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा बंगाल एरियाज में। रूरल वुमन हु यूज्ड टू अर्न लाइवलीहुड बाय स्पिनिंग कॉटन आल्सो बिकम अनएम्प्लॉयड। और जो रूरल वुमेन्स थी, यानी गांव में रहने वाली जो औरतें थी, जिनको की थोड़ा बहुत जो पैसा मिलता था बाय स्पिनिंग, जो चरखा चलाकर, उसकी वो भी अब उनसे वो एम्प्लॉयमेंट उनका छीन चुका था। डिप्राइव्ड ऑफ देयर लाइवलीहुड्स, वीवर्स स्टार्व्ड, देयर पेटिशंस टू द गवर्नमेंट आस्किंग फॉर हेल्प फेल ऑन अ डीफ ईयर्स। अब इसकी वजह से हुआ क्या, उनकी जो जिंदगी, जो रोजमर्रा की जिंदगी, जो लोग जो मीन्स जिस पर डिपेंडेंट थे, अपने ऑक्यूपेशन को पूरी तरीके से खत्म हो गई। इनफैक्ट ऐसी हालत हो गई कि उनके पास अब खुद के खाने के लिए पैसे भी नहीं बचे थे। उसके बाद जिनमें जो वीवर्स, उन्होंने गवर्नमेंट पर पेटिशन की, बट गवर्नमेंट ने बिल्कुल उसको अनसुना कर दिया। आफ्टर लूजिंग देयर जॉब्स, वीवर्स एंड स्पिनर्स ईदर बिकम एग्रीकल्चरल लेबर्स और माइग्रेटेड टू सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब्स। अब जैसे इनकी जॉब्स खत्म हो गई तो वीवर्स जो थे वो या तो एग्रीकल्चर फार्म में एज ए लेबर काम करने लग गए थे, या फिर अदर सिटीज में माइग्रेट करने लग गए थे इन सर्च ऑफ जॉब्स। Some even left for South America and Africa to work in plantation while some stayed back. और कुछ तो ऐसे थे जो कि अदर कंट्रीज में, लाइक अमेरिका, अफ्रीका, इन कंट्रीज में चले गए, वहां जाके उन्होंने जॉब करी। However, handloom weaving did not completely wither out in India. Some types of cloth were detailed border, intricate designs, embroidered traditional woven patterns could not be made by machines. अब कुछ ऐसी एम्ब्रॉयडरी होती है या हैंडलूम जो थी, वीविंग थी, जिसमें बहुत बारीक काम होता है, जो मशीन नहीं कर पाती थी, वो वैसे जो वीवर्स थे उनकी जॉब नहीं गई। उसको मतलब वो कभी खत्म नहीं हो सकता, बिकॉज जो एम्ब्रॉयडरीज होती है या जो बॉर्डर का काम होता है वो बहुत ही बारीकी से करना पड़ता है। एज ए रिजल्ट उसको मशीन नहीं कर सकती। तो ऐसे वीवर जो कि बारीक जो काम करते थे, चाहे वो एम्ब्रॉयडरी का हो या इंटीग्रेट डिजाइन देना हो या कोई डिटेल बॉर्डर कपड़े के अराउंड करनी हो, तो वो बेसिकली वो लोग इस इनके जो उनका जो काम है वो उनसे नहीं छीना गया। These had a good demand amongst the rich as well as the middle class. और उन कपड़ों की डिमांड्स हायर क्लासेस ऑफ द पीपल के अंदर भी थी, एज वेल एज मिडिल क्लास पीपल भी इस्तेमाल करते थे। तो कहीं ना कहीं दे वर नॉट जॉबलेस। Moreover, British manufacturer did not produce very coarse cloth that would be used by the economically challenged people in India. इसके साथ साथ कुछ वीवर्स जो थे वो अभी भी क्लॉथ वीव कर रहे थे। उसका रीजन ये था कि ब्रिटिशर्स जो थे वो सस्ते टाइप के टेक्सटाइल नहीं वो बना रहे थे। एज ए रिजल्ट जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द पीपल्स थे उस समय, वो लोग उन क्लॉथ्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो बेसिकली सस्ते जो मटेरियल वाले कपड़े थे वो खरीदते थे। तो कुछ वीवर्स अभी भी थे, बट लेकिन मोस्ट ऑफ द वीवर्स जो थे उन्होंने अपनी जॉब स्विच कर ली थी। From the mid of 19th century, cotton mills were set up in Bombay, now Mumbai, Ahmedabad, Sholapur, Nagpur and Kanpur, which gave employment to many handloom weavers. अब मिड ऑफ 19th centuries में ऐसा हुआ कि इंडिया में भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ इन टर्म्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स सेटअप की गई, कहाँ की गई? बॉम्बे में, अहमदाबाद में, शोलापुर में, नागपुर में और कानपुर में, जिसकी वजह से बहुत सारे वीवर्स को एम्प्लॉयमेंट मिला।
अब इसमें एक फैक्ट है, ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट ज्यादा से ज्यादा इंडियंस ने जो ब्रिटिशर्स जो कपड़े बनाकर हमारे यहाँ इंपोर्ट करवाते थे उसका उन्होंने बॉयकॉट करा था, बहिष्कार करा था, उसको उन्होंने अपनाया नहीं था, ना उसको पहनते थे। वो केवल इंडियन वीवर जो कपड़े बनाते थे उसी को पहनते थे। ओके, इवन जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो भी खादी का बना हुआ होता है। ओके, नाउ अब इस जो लास्ट जो इस टॉपिक रह गया हमारा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, उसमें हम ये पढ़ेंगे कि एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कॉटन टेक्सटाइल मिल इन इंडिया कब हुई, कब इंडिया में मिल्स यानी फैक्ट्री स्टैब्लिश हुई। इससे पहले हाथ से बनते थे। ओके, वीवर जो थे तो अपने हाथ से सब कुछ करते थे। अब इंडिया में इनकी मिल्स या फिर फैक्ट्रीज स्टैब्लिश हुई। ओके, इन 1854 द कॉटन मिल केम अप इन बॉम्बे। ओके, 1854 में पहली बार कॉटन मिल्स जो है स्टैब्लिश की गई। सिंस Bombay was near the cotton fields of Western India, raw materials for the mill in the city could be obtained easily. अब बॉम्बे को ये प्लेस क्यों चुनी गई थी, क्योंकि उसके आसपास के एरियाज में ही कॉटन ग्रो होता था। एज ए रिजल्ट उसको जो ट्रांसपोर्टेशन जो खर्चा होगा वो बहुत कम होगा, बहुत इजीली मिल्स तक पहुंचाया जा सकेगा। इसके साथ साथ ऑल्सो द सिटीज पोर्ट हैड बीन एक्सपोर्टिंग कॉटन टू इंग्लैंड एंड चाइना सिंस द अर्ली 19th सेंचुरी। एंड सिंस बॉम्बे जो है सिचुएटेड है नियर द सी कोस्ट, एज अ रिजल्ट जो उस समय जो ट्रांसपोर्टेशन था वो विद द हेल्प ऑफ जो वाटरवेज ही होता था, तो कहीं ना कहीं उनके जो सी पोर्ट थे वो भी काफी मददगार थे और बॉम्बे एक आइडियल लोकेशन था कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। Therefore, Bombay made an ideal location for cotton mill. By 1900, over 84 mills became functional in Bombay. और by the year 1900 तक मुंबई में 84 mills जो है properly function थे. Many of these mills were established by Parsi and Gujarati businessmen who had made money through trade with China. अब जितनी भी जो कॉटन इंडस्ट्री थी, आइदर उसको या तो पारसी पीपल्स ने एस्टैब्लिश की थी या फिर गुजराती पीपल्स ने एस्टैब्लिश की थी, बिकॉज दे वर ट्रेडर्स। वो बेसिकली बिजनेसमैन थे जो कि चाइना और अदर कंट्रीज से ट्रेड करते थे। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स वर ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड इन अदर सिटीज सच एज अहमदाबाद एंड कानपुर। थाउजेंड्स ऑफ पुअर आर्टिसन, वीवर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स एंड पीजन बिगेन माइग्रेटिंग टू दिस सिटीज टू वर्क इन कॉटन मिल्स। इनके अलावा अहमदाबाद, कानपुर में भी कॉटन मिल स्टैब्लिश की गई, जिसकी वजह से वह हजारों पीपल जो खेतों में काम कर रहे थे या वीवर्स थे, आर्टिशियन थे, वो इन सिटीज की तरफ माइग्रेट हुए ताकि उनको वहां पर काम मिल सके। However, the Indian textile industry did not do well initially due to stiff competition from cheap textile made in Britain and lack of support from colonial government. The British government refused to impose heavy import duties on foreign goods and did little to protect Indian industries. हालांकि जब इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमने सेटअप की तो इनिशियल ईयर्स में कुछ ज्यादा खास नहीं कर पाए। रीजन ये था, एक तो बहुत टफ कंपटीशन। ब्रिटिशर्स जब वहां से कोई चीज यहाँ इंपोर्ट करते थे उसी को टैक्स पे करना था, तो टैक्स बहुत ही मामूली सा टैक्स पे करना था, जिसकी वजह से इंडिया में वो जो ब्रिटिश और ब्रिटिश जो टेक्सटाइल थी वो बहुत ज्यादा चीप रेट्स में मिल जाते थे, तो एज अ रिजल्ट जो मोस्ट ऑफ द पीपल्स जो थे वो उन प्रोडक्ट्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते थे। सो जिसकी वजह से इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिला। इसके साथ साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए कुछ करा नहीं। सो इनिशियल ईयर्स में इंडियन टेक्सटाइल ज्यादा ग्रो नहीं कर पाई। Then it was the First World War that signaled the initial development of Indian cotton factories. The import of British textile has declined and Indian factories were required to produce clothes for military. अब क्या हुआ इसी दौरान इन द 1980s 1917-18 में क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, कि तब जाके इंडियन कॉटन टेक्सटाइल फैक्ट्रीज में डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ क्या कि ब्रिटिशर्स की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो पूरी तरीके से डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। इंडियन फैक्ट्रीज को अब जो ब्रिटिशर्स जो मिलिट्री थी उसके लिए ड्रेस किनको सिलनी थी, इंडियन टेक्सटाइल को पूरा ऑर्डर मिला। ओके, अब ब्रिटिश कॉटन टेक्सटाइल इसलिए वहां पर डिक्लाइन है क्योंकि उन्होंने वॉर पे ज्यादा ध्यान दिया। ओके, जंग में ज्यादा ध्यान दिया, तो वो वहां की इंडस्ट्रीज पे ज्यादा पैसा सप्लाई नहीं कर पाए, क्योंकि उस समय क्या होता है कि जब भी किसी देश में वॉर होता है तो सबसे ज्यादा जो महत्व दिया जाता है वो खाने को लेकर दिया जाता है और उसके साथ साथ अपने हथियारों में दिया जाता है। सो इन्वेस्टमेंट वर मेड ऑन फूड एंड द वेपन्स, और कहीं ना कहीं इस वजह से वहां पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है
वो ठप पड़ गई। इसके साथ साथ जो भी रॉ मटेरियल आना रहता था दूसरे कंट्रीज में, वॉर के समय हम किसी भी अदर कंट्रीज से कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। इस वजह से वो जो वो अदर कंट्रीज से जो भी सामान वो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करा देते वो भी नहीं हो पा रहा था। सो कहीं ना कहीं ब्रिटेन में जो थी इंडस्ट्रीज जो थी वो डिक्लाइनेशन में चली गई। उसी का फायदा इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को मिला। इनफैक्ट ब्रिटिश सोल्जर्स के जो कपड़े थे उसका मटेरियल भी इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ने ही बनाया। इनफैक्ट उसको पूरा तैयार करके दिया। ओके, तो यहाँ पर हमने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में क्या क्या चेंजेस आए ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन, फिर इंडिया में कैसे सेटअप हुई, क्या क्या असर पड़ा लोकल वीवर्स को, इसके बारे में जाना। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे फॉर द आयरन स्मेल्टर्स, यानी कि जो लोहे से रिलेटेड जो भी काम करते थे। बेसिकली इनिशियल ईयर्स में जब लोहे आयरन का डिस्कवरी हुई तो उसका यूज वेपन्स में सबसे ज्यादा किया जाता है। इनफैक्ट आज भी बहुत सारी जगहों में यूज किया जाता है। आज तो खैर एक यूनिवर्सल मेटल बन गया है, किसी भी प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं आयरन का रहता है योगदान, बट इनिशियल ईयर्स में ये सिर्फ वेपन्स बनाने के लिए काम आता है। उसी दौरान हाई क्वालिटी इंडियन स्टील, मतलब पूरी दुनिया में केवल इंडिया में हाई क्वालिटी आयरन जो मिलता था उसको इंडियन स्टील या फिर वुड्स नाम से जाना जाता था, जिसका काम होता है डैमेस्क्वर्ड स्वॉर्ड बनाने के लिए, तलवार बनाने के लिए। खास किस्म की तलवार होती थी जो कि कितना भी अच्छा कवच हो। पहले क्या होता था, सोल्जर्स होते थे, राजा होते थे, इनके अच्छे कवच बने हुए रहते थे जिसको भेदना बहुत मुश्किल होता था। बट लेकिन ये डैमेस्क्वर्ड स्वॉर्ड या जो तलवार थी वो इतनी शार्प थी, इतनी अच्छे आयरन आई थिंक बेस्ट आयरन स्टील से बनी हुई होती थी, जिसकी वजह से वो उस कवच को भी ध्वस्त कर देती थी, मतलब बिखेर देती थी। ओके, सो वैसी वुड स्टील से टीपू सुल्तान की स्वॉर्ड में तलवार भी बनी हुई थी। टीपू सुल्तान ने मैसूर में रूल किया था फ्रॉम 1782 टू 1799। उन्होंने अपने 4 वॉर्स लड़े ओके ब्रिटिशर से, और उन्हीं के साथ लड़ते लड़ते उनकी डेथ हो गई। ओके, the sword was special because of its very hard and sharp edge that could press into the armor of the enemy. अब स्वॉर्ड इतनी ज्यादा स्पेशल थी, बहुत ज्यादा हार्ड और बहुत ज्यादा शार्प थी कि वो 2 हिस्सों में किसी भी कवच को बिखेर सकती थी, तोड़ सकती थी। Okay, wood steel land a flowing water pattern to the edges of the sword. This pattern was a result of very small carbon crystals embedded in the iron. और इसका खासियत इस स्वॉर्ड की ये थी कि इसमें कार्बन कंटेंट जो था बहुत ज्यादा कम था। ओके, जिसकी वजह से आयरन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, शार्प और था। ओके, वुड स्टील वाज प्रोड्यूस्ड इन साउथ इंडिया। वुड स्टील का प्रोडक्शन साउथ इंडिया में होता था। द वर्ड वुड्स इन द इंग्लिश वर्ड फॉर द कन्नड़ वर्ड उक्कू। अब जो वर्ड जो है ये कन्नड़ वर्ड है उक्कू, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है वुड्स। द तेलुगु वर्ड ऑफ हुक्कू एंड तमिल एंड मलयालम वर्ड उरुक्कू। ओके, अलग अलग रीजन में इनका तेलुगु में हुक्कू कहा जाता था, तमिल एंड मलयालम में उरुक्कू कहा जाता था, जिसका मतलब स्टील ही था। बट इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो इसको हम बोलते हैं वुड्स। Francis Buchanan, who toured through Mysore in 1800, described wood steel was manufactured in smelting furnace of Mysore. फ्रांसिस बैचमैन जो कि उस समय इंडिया में टूर किया था मैसूर में 1800 में, उन्होंने अपनी डायरी में अपने क्रॉनिकल्स में ये लिखा था कि जब वो इंडिया में घूमने आए थे, टूर करने आए थे, तो यहाँ पर उन्होंने वुड स्टील को मैन्युफैक्चर होते हुए देखा है मैसूर की भट्टियों में। ओके, फर्नेस का मतलब होता है भट्टियों में। ओके, स्मॉल क्ले पॉट्स फिल्ड विद अ मिक्सचर ऑफ चारकोल एंड आयरन वर प्लेस्ड इनटू स्मॉल फर्नेस। अब इनको बनाया कैसे जाता है? स्मॉल क्ले पॉट्स जो रहते थे उनमें चारकोल और आयरन इनको मिक्स करके भट्टियों में रख दिया जाता था। The temperature was intricately controlled and molten mixtures of charcoal and iron obtained was used to produce steel agnots. Those agnots were used to make swords in India as well as in West and Central Asia. और फिर उसको उसको भट्टी में रख दिया जाता था और टेम्परेचर वाज टेम्परेचर जो था उसको बहुत ही डिटेल्ड मैनर में कंट्रोल किया जाता था और उसके साथ मोल्टन मिक्सचर ऑफ
चारकोल एंड आयरन ऑटेन वर यूज टू प्रोड्यूस स्टील आयरन्स। और फिर उसके बाद में जो भट्टी में गर्म हो जाने के चारकोल और जब आयरन पिघल जाता है फिर उसको वो लोग अपने जो भी सांचे होते थे आई गेस स्टील आयरन्स होते थे उसमें उसको फिल करके रख लेते थे। दो आयरन्स फिर उसका अलग अलग यूज होता था। बेसिकली यूज किया जाता था स्वॉर्ड्स के लिए, तलवार बनाने के लिए इंडिया में। ओके, However, the wood's steel making process completely disappeared by the mid of 19th century because of the imported iron and steel from Britain replaced iron and steel produced by Indian craftspeople। अब हालांकि जैसे ब्रिटिशर्स आए तो वुड्स स्टील मेकिंग जो प्रोसेस थी वो धीरे धीरे विलुप्त हो गई। रीजन ये था कि ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था आयरन एंड स्टील, जिससे कि जो हमारे इंडियन आयरन स्टील थे उसको रिप्लेस कर दिया गया था ब्रिटिशर्स के आयरन एंड स्टील से। इन स्पाइट ऑफ दिस आयरन स्मेल्टिंग इन इंडिया कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट अंटिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी। हालांकि अंटिल द एंड ऑफ 19th सेंचुरी तक कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर आयरन एंड स्टील एंड जो थे वहां पर मैन्युफैक्चर होती थी। ओके, Smelters, particularly in central India and Bihar, used the local iron ore deposit to produce iron for making tools and implement of daily use. In these areas, furnaces were usually made of sun-dried bricks and clay. Men did smelting while women kept charcoal burning by pumping in air. अब जो बेसिकली जो सेंट्रल इंडिया और बिहार वाला पोर्शन था वहां पे जो लोकल आयरन स्मेल्टर्स थे वो लोकल आयरन और डिपॉजिट से आयरन निकालते थे, फिर उससे पिघलाकर जो भी डेली यूज में उनको आयरन की जरूरत पड़ती थी वैसे वो आयरन बनाते थे। ओके, जो मैन जो थे वो उसको आयरन को स्मेल्टिंग का काम करते थे, लोहार का काम करते थे, वेल एज वुमन जो होती थी वो चारकोल प्रॉपर्ली जल रहा है नहीं जल रहा है इसका ध्यान वो रखती थी। Decline of the craft of iron smelting. The craft of the smelting iron saw a decline by the end of 19th century owing to steel imports from Britain and strengthened foreign forest law. The forest law introduced by the colonial government prohibited smelters from entering the forest to collect iron ore and firewood for charcoal. Smelters often defied forest laws and entered the forest secretly to collect wood. In some areas they were allowed to access forest but they had to pay a very high tax for every furnace they used. Therefore, smelters found it increasingly difficult to carry on with their occupation for long and started looking for other means of livelihood. अब कैसे, क्या कारण था कि आयरन स्मेल्टर्स जो थे या इंडिया में आयरन इंडस्ट्रीज का डिक्लिनेशन हुआ? रीजन ये था, सबसे पहला रीजन कि ब्रिटेन ने आयरन स्टील को इंडिया में इंपोर्ट करना भी स्टार्ट कर दिया। इसके साथ साथ स्ट्रिक्ट फॉरेस्ट लॉ लगा जिसमें किसी भी इंसान को जंगल से कोई भी चीज यूज करना प्रोहिबिशन था और अगर आप यूज करोगे तो आपको बहुत ज्यादा हाई टैक्स पे करना रहता था। सो कहीं ना कहीं जो स्मेल्टर्स थे उनको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा महंगा पड़ता था और इन्होंने इस वजह से कोई दूसरी जॉब देखना स्टार्ट कर दी बिकॉज बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा था। इधर पेइंग टैक्स या अगर चोरी करके भी ये लेके आते थे तो कहीं ना मीन्स वहां पे खतरा रहता था कि ब्रिटिशर्स को पता चल गया तो उनके साथ बहुत बुरा होगा। सो कहीं ना कहीं उन्होंने एक कोई दूसरा मीन्स ऑफ लाइवलीहुड देखना स्टार्ट कर दिया बिकॉज उनको कहीं ना कहीं पता था कि अब आयरन और स्टील जो मैन्युफैक्चर है वो हम नहीं कर पाएंगे। In the late 19th century, smelter faced another challenge. The British government in India started importing iron from Britain, which was now used by ironsmiths in India to manufacture utensils and implements. अब उसका सबसे एक और सेटबैक ये लगा कि 19th सेंचुरी में ब्रिटेन ने आयरन स्टील इंडस्ट्रीज को आयरन जो स्मिथ्स होते लोहार को उनको सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया ताकि वो उनसे बर्तन और अदर जो भी चीजें हैं वो बना सके, जिससे कि और ज्यादा सेटबैक लगा जो लोकल जो आयरन स्मेल्टर थे जो कि आयरन प्रोड्यूस करते थे। Thus, the demand for iron produced by local smelters declined. The final blow came with the establishment of iron and steel factories in India in the early 20th century, and local smelters could hardly compete with them. और सब जो फाइनल ब्लो जब लगा जब इंडिया में भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ, एज ए रिजल्ट 20th सेंचुरी तक जो लोकल आयरन स्मेल्टर्स थे वो उनको बहुत ज्यादा हार्ड कंपटीशन मिलने लगा और वो पूरी तरीके से एक तरीके से जो लोकल आयरन स्मेल्टर्स थे वो पूरी से खत्म हो गए। ओके, Establishment of Tata Iron and Steel Factory in India. इंडिया में जो फर्स्ट इंडियन टेक्सटाइल स्टील इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश की थी वो की थी फ्रॉम द टाटा इंडस्ट्री जो थे ओनर उस समय जो थे जमशेदजी नुस्रेमान जी टाटा, जिन्होंने इंडिया में आयरन स्टील प्लांट लगाने का फैसला किया। हिज एल्डेस्ट सन दोरोबजी टाटा विद द हेल्प ऑफ चार्ल्स वेल्ड who was an American geologist started looking for a suitable site to get up the plant. अब जो उनके बड़े भाई थे दोरोबजी टाटा, उन्होंने उनके एक फ्रेंड चार्ल्स वेल्ड के साथ जो कि अमेरिकन जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने इंडिया में आसपास एक सुइटेबल साइट देखना स्टार्ट कर दी। ओके, इन 1904 while looking for iron ore deposits of fine quality in present day
छत्तीसगढ़ दे केम अक्रॉस सम विलेजेस कैरिंग आयरन ओर इन स्मॉल बास्केट्स। अब 1904 में जब वो ऑल अराउंड द इंडिया घूम रहे थे तब उन्होंने छत्तीसगढ़ में देखा कि वहाँ जो लोकल आयरन स्मेल्टर्स थे वो आयरन को निकालते हुए लेके जा रहे थे, जहाँ की बहुत ही फाइन क्वालिटी, मतलब एक अच्छी क्वालिटी का आयरन था। These villagers were from Agaria community which specialized in the craft of iron smelting। और ये जो कम्युनिटी थी आगरिया कम्युनिटी थी जिनका मतलब खानदानी पेशा था रिलेटेड टू आयरन स्मेल्टिंग, ओके, जो कि आयरन बनाते थे। This village, with their guidance, they found one of the finest iron ore deposit in Rajgarh Hills। अब उनके गाइडेंस के साथ, उनकी हेल्प से लेके उनको सबसे फाइनेस्ट आयरन ओर्स की एक जगह मिली जो कि राजगढ़ हिल्स में प्रेजेंट थी, बट वहां पर पानी का सोर्स नहीं था आसपास स्टील प्लांट के। और पानी किसी भी इंडस्ट्रीज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ओके, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, आपको बॉयलर्स लगाने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो कहीं ना कहीं पानी का इंपॉर्टेंट रोल था, बट लेकिन उसके आसपास कभी पानी का सोर्स नहीं था। फाइनली टाटा फाउंड लार्ज एरिया ऑफ आयरन ओर रिजर्व ऑन द बैंक ऑफ रिवर सुब्रनेखा। और लास्टली टाटास को एक आयरन रिजर्व मिला जो कि नदी के बिल्कुल पास था, रिवर सुब्रनेखा के, जहां पर उन्होंने आयरन और स्टील प्लांट का एस्टैब्लिशमेंट किया। दिस प्लेस वाज डेवलप्ड इनटू एन इंडस्ट्रियल टाउनशिप, और धीरे धीरे ये एक इंडस्ट्रियल टाउनशिप में कन्वर्ट हो गया, जो कि आज की मॉडर्न डे में हमसे जमशेदपुर नाम से जाना जाता है, जो कि आज के प्रेजेंट टाइम में उस कंपनी का नाम है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, ओके। बिगन प्रोड्यूसिंग स्टील इन 1912, और टिस्को जो कंपनी थी टाटा की, उन्होंने 1912 से स्टील को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। ड्यूरिंग दिस टाइम रेलवेज वेयर बीन एक्सपांडेड विच प्रोवाइडेड अ ह्यूज मार्केट फॉर रेल्स। और इस दौरान तक इंडिया में भी रेलवेज का एक्सपांशन होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से डिमांड जो थी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी आयरन की इंडिया में, ओके। इनिशियली ब्रिटिशर्स एक्सपर्ट्स इन इंडियन रेलवेज वर reluctant to believe that good quality of steel could be produced in India, but situation changed when the First World War broke out in 1914. Steel produced in Britain was being utilized to meet the demands of the war. As a result, imports of British steel in India declined, and Tisco get the golden opportunity of supplying rails to Indian railways। अब इनिशियली ब्रिटिशर्स एक्सपर्ट जो कि इंजीनियर्स थे, उनका ये मानना था कि क्या इंडिया में वाकई अच्छी क्वालिटी का स्टील या आयरन बन सकता है, बिकॉज आप जानते हो जो रेल की पटरियां होती है, बहुत सारी चीजें होती है, उसमें आयरन का यूज किया जाता है। इनफैक्ट इन द इंजिन, रेलवे ब्लॉक्स, उनमें आयरन का यूज किया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश एक्सपर्ट्स हैं उनका ये मानना था कि इंडिया में अच्छी क्वालिटी का आयरन या फिर स्टील प्रोड्यूस नहीं हो सकता। बट लेकिन 1914 में जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ब्रेकआउट हुआ तो इंग्लैंड की जितनी भी आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज थी, उन्होंने गन्स और वेपन्स बनाने के ऑर्डर आ गए। एज ए रिजल्ट उनका कोई ऑप्शन नहीं बचा था कि इंडियन इंडस्ट्री, जो इंडियन स्टील इंडस्ट्रीज से हेल्प लेने के लिए, और कहीं ना कहीं टिस्को को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली कि रेलवेज जो का काम चल रहा था उसको स्टील पहुंचाने का, ओके। टिस्को ऑल्सो प्रोड्यूस शेल्स एंड कैरेज व्हील्स फॉर द वॉर। उसके साथ साथ टिस्को ने शेल्स और कैरेज व्हील्स भी बनाना स्टार्ट किए फॉर द वॉर, जो कि ब्रिटेन लड़ रहा था। 1990% ऑफ द स्टील मैन्युफैक्चर्ड बाय टिस्को वाज ब्रॉट बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट। और 1990 तक 90% जो टिस्को स्टील प्रोड्यूस करता था उसको सब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही खरीदा। ग्रेजुअली टिस्को बिकेम द बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। टिस्को ऐसी पहली कंपनी थी स्टील आयरन स्टील इंडस्ट्री जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे एक इंडियन इंडस्ट्री सबसे बड़ी लार्जेस्ट स्टील इंडस्ट्रीज बन गई थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिशर, ओके। यहाँ पर हमने आज ये वाला चैप्टर खत्म करा है, जिसमें हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एज वेल एज आयरन स्टील इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ा, और कैसे जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इंडिया में सेटअप हुई, और कैसे एक आयरन स्टील इंडस्ट्री विच इज नोन एज टिस्को कैसे ब्रिटिश एम्पायर में स्टैब्लिश हुई और उसने काफी ज्यादा मुनाफा कमाया, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।